ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है सब बच्चे? चलिए तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना यहाँ पर नया। लास्ट क्लास में हमने फिनिश कर लिया था टॉपिक अपना, और नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक कंसाइनमेंट। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विद द कंसाइनमेंट अकाउंट्स। ये मार्कर दूसरे दो मुझे। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है। 11th 12th में ये टॉपिक नहीं था हमारे पास। मेहुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और जानते हो सबसे बढ़िया बात क्या है? ये लो बेटा, बहुत बल्कि बहुत बहुत आसान। पढ़ पा रहे हो इसे? हाँ, बहुत कष्ट है। ठीक, तो आसान सा टॉपिक है, कोई खास दिक्कत परेशानी इसमें हमारे को नहीं आने वाली। साथ में इसके एक टॉपिक और भी था, जॉइंट वेंचर, जो इंस्टीट्यूट ने अब हटा दिया है। मैंने कटवा दिया था वो। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या? हाँ जी, कभी सुना है कि नहीं सुना है कंसाइनमेंट? अरे सुना होगा ना पिक्चरों में। मोना, सोने का कंसाइनमेंट आ रहा है, सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, और तो अगर कंसाइनमेंट, वर्ड कंसाइनमेंट की बात करें तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट का मतलब होता है लॉजिकली स्पीकिंग, या छोड़ो, चलो कंसाइनमेंट की बात ही छोड़ो, कुछ और बात करते हैं पहले। ये देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ए ऑफ मेरठ, बेटा बिजनेस स्टार्ट किया मेरठ में। ठीक, अब मेरठ में बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ, तो अब दूर दूर से भी लोग मेरे पास माल खरीदने आने लगे। लेट्स से बी ऑफ बॉम्बे, ही वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरे से कुछ माल खरीदना चाहता है। तो अब बेटा ये भी मेरे पास अप्रोच करने लगा। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या हुई? अब प्रॉब्लम ये थी इसमें कि ये मेरे पास माल खरीदने आए बॉम्बे से, एक दिन इसे आने में लगेगा। फिर जब मेरठ आया तो माल परचेज किया मेरे से। अब इतनी दूर आया है, इतनी बड़ी जगह है मेरठ, यहाँ घूमने की इतनी सारी जगह है, छोटी जगह से आया है ना ये, तो एक आध दिन और लग जाएगा, फिर वापस लौट कर जाएगा, एक दिन और लगेगा, माल में ट्रांसपोर्ट से भेजूंगा, 4 से 5 दिन उसमें लग जाएंगे, और इस पूरी एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में हफ्ते से 10 दिन लग गए। बड़ी प्रॉब्लम है भाई। उसे तो ऑर्डर लगे हुए हैं उसके पास, उसे माल डिलीवर करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन लग जाएगा। बड़ी सारी प्रॉब्लम है इसके लिए। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम मेरे लिए भी बड़ी सारी हैं। पहली प्रॉब्लम, ये मेरे पास जब माल खरीदने आया तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसको माल उधार दें या ना दें। मैं जानता ही नहीं इसको, मैं जानता ही नहीं। दूसरा, चलो मैंने जांच पड़ताल भी कर ली इसकी कि बढ़िया पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, माल दे भी दिया और माल डिस्पैच भी कर दिया। तो अब प्रॉब्लम है रिकवरी की, हाउ टू रिकवर द पेमेंट। कौन जाएगा बॉम्बे?
फ़ोन कर रहा हूँ मैं, वगैरह, हाँ जी कराऊंगा, कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा, आधी बार याद नहीं रहता, आधी बार भूल जाता है, आधी बार पैसे की व्यवस्था नहीं है, यानी मेरा पेमेंट भी डिफर हो रहा है। प्रॉब्लम दोनों के लिए है। समझ में इतनी बात आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, दोनों के लिए ही। बायर एज वेल एज सेलर बोथ आर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ये डिस्टेंस है, दूरी के वजह से। इसको माल खरीदना चाहता है लेकिन ये खरीद नहीं पा रहा, मैं बेचना भी चाहता हूं लेकिन मेरे को बेचने में भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। क्या करें? क्या करें? एक काम करते हैं, मैंने एक बिजनेस की पॉलिसी बना डाली अपनी। मैंने कहा भाई एक काम करेंगे, जितने भी परचेजर मेरठ के 10 किलोमीटर के रेडियस में होंगे उनको माल बेचेंगे, उसके बाहर के लोगों को माल ही नहीं बेचेंगे। अब समझ रहे हो मेरी पॉलिसी क्या है? मैंने पॉलिसी बना डाली कि भाई दूंगा ही नहीं मैं, जो 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव शहर कस्बे आएंगे उनको तो माल दे दूंगा। माल भेजना आसान है, अभी आएगा, हाथ के हाथ माल भेज देंगे, 1 घंटे माल पहुंच जाएगा और हाथ के हाथ लड़का मेरा रिकवरी लेकर भी आ जाएगा। मैंने ये पॉलिसी बना डाली, जितने भी बिजनेसमैन 10 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे उन सबको माल बेचेंगे, उसके बाहर तो हम माल ही ना बेचेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन सवाल मेरा ये है, वेदर इट इज एन अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसी। क्या ये एक अच्छी बिजनेस पॉलिसी है? देखिए, बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और अगर मैं यहां वालों को खुद आने से मना कर रहा हूं तो मैं अपनी सेल कम कर रहा हूं, सेल कम कर रहा हूं तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं, यानी मेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो वायलेट हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है? पिट गई। यानी ये पॉलिसी तो ना चल पाएगी, ये पॉलिसी तो पिट गई, नहीं चल पाएगी। दिस इज अगेंस्ट द बिजनेस रूल्स, ये तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब क्या करें भाई? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब बेचो तो दिक्कत, नहीं बेचो तो अगेंस्ट द बिजनेस पॉलिसी, और बेच दो तो इतनी जबरदस्त सिरदर्दी। क्या करें? और पता है हुआ क्या? हुआ तो ये कि बहुत सारे लोग, चलो ये बी तो फिर भी धक्के खाता हुआ आ गया, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन वो तो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। अरे कौन जाएगा इतनी दूर, कौन इतना पैसा खर्च करेगा आने जाने में, कौन टाइम लगाएगा इतना, छोड़ो जी छोड़ो, यहीं से कहीं से लोकल से परचेज कर लेते हैं। ठीक, तो दोबारा से यानी बहुत सारे लोग जो कैटर कर सकता था मैं, वो भी नहीं आ पा रहे। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि किस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूं। बेटा बोलो। आज एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूरा 1.25 घंटा मेरे को सिर्फ चर्चा के ऊपर लगेगा, इस एक वर्ड कंसाइनमेंट के ऊपर। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं करना हमारे को आज, सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए। मैं सिर्फ आपके दिमाग में सेट कर दूंगा अच्छे से कि व्हाट इज कंसाइनमेंट ऑल अबाउट। चलिए, तो हुआ क्या? प्रॉब्लम है जी बहुत सारी, क्या करें? मैंने एक तरीका, मैंने सीए साहब से पूछा, मैंने जी सीए साहब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये माल भेजो तो दिक्कत, नहीं भेजो तो सेल हैम्पर हो रही है, क्या करें? सीए साहब ने एक तरीका बता डाला मुझे। बोला भाई एक काम करो। मैंने बताओ जी। बोला बॉम्बे में ही किसी एक व्यक्ति से बात करो और उसे अपना एजेंट बना डालो। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या? फिर ये करना कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, एज पर द रिक्वायरमेंट आप गुड्स इस एजेंट के पास भेज देना। अच्छा, फिर क्या? जितने भी कस्टमर्स बॉम्बे के होंगे वो सारे इसके पास आएंगे
माल परचेज करेंगे और आपका एजेंट उन्हें डिलीवरी दे पाएगा इमीडिएटली, और क्योंकि ये लोकल का बंदा है वहीं का, इसके लिए कलेक्शन भी आसान हो जाएगा। ये बोलेगा जी शाम को आना, ये शाम को पैसे लेने पहुंच जाएगा। बोला नहीं शाम को नहीं, कल आना, कल को फिर पहुंच जाएगा पैसे। जो चीज मेरे लिए यहां बैठकर संभव नहीं हो पा रही थी, दैट इज नाउ प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर दिस एजेंट हु इज स्टेइंग इन बॉम्बे। आई होप ठीक है इतनी बात। ग्राहकों की सारी दिक्कतें खत्म, ग्राहकों की तो सारी दिक्कतें खत्म। जिस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने में पहले हफ्ता भर लग रहा था, वो अब चंद घंटों में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। झट से आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा लोकल में बैठा हुआ है, माल परचेज करेंगे, मैं डिस्पैच कर दूंगा, आज के आज ही माल इसे मिल जाएगा, 2 दिन बाद खत्म हो गया, फिर से माल लेने आ जाएगा। बेटा ग्राहकों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा भी फायदा है। मेरा क्या फायदा हुआ? कलेक्शन सेफ हो गई मेरी, और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जो पहले आ नहीं पा रहे थे, बोले भाई जाएंगे तो 2-4 लाख का तो लेकर आए ना, माल इतनी दूर जाएंगे, अब 2-4 लाख मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो है ही 10,000 रुपए खरीदने के लिए, वो सब भी मैं अब कवर कर पाऊंगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक एजेंट को अपॉइंट करने से, एक एजेंट को अपॉइंट करने से मेरी सारी की सारी समस्याएं दूर हो गई। क्लियर है बात? बोलो बेटा, इसे क्या कहेंगे? ये बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स। ये क्या किया था मैंने? ये मैंने गुड्स सेंट किए थे। क्या किए थे? और इसने क्या कर दिया? ये when goods are sold to customers, जब आप कस्टमर्स को माल बेचेंगे थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट सेल। क्या कहिएगा इसे? when goods are sold, जब आपने ग्राहक को माल बेचा लेकिन एजेंट के थ्रू बेचा, एजेंट को बीच में इन्वॉल्व कर लिया था आपने, तो नाउ दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट सेल्स, वेयर बाय द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, पर्सन हु सेंड्स द गुड्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहिएगा? इज कॉल्ड कंसाइनर। क्या कहेंगे इसे? पर्सन हु सेंड्स द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर, एंड द पर्सन टू whom गुड्स इज सेंट इज कॉल्ड कंसाइनी या एजेंट। आई होप ठीक है बात? बोलो बेटा। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स इज कॉल्ड, एंड द पर्सन टू whom द गुड्स इज सेंट इज कॉल्ड। समझ में आती है एक फर्क? एक गुड्स सेंट और गुड्स सोल्ड में क्या फर्क समझ में आता है? जब मैंने गुड्स सेंड किया, जब मैंने गुड्स भेजे, तो स्टिल आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स। ओनरशिप मेरे पास ही है। हां, पोजेशन चला गया, फिजिकल पोजेशन चला गया, फिजिकली माल पड़ा हुआ है एजेंट के यहां बॉम्बे में, लेकिन उसका मालिक कौन है? ओनर हम ही हैं। बोलो बेटा। मैंने गुड्स भेजे हैं, लेकिन एज सुन एज द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, अब बेच दिया, तो अब क्या चला गया? अब बोलो बेटा, अब ओनरशिप भी चली गई और फिजिकल डिलीवरी, पोजेशन भी चला गया। बोलो बेटा, यहां पर सिर्फ क्या गया था? यहां सिर्फ गई थी फिजिकल डिलीवरी, और यहां क्या चला गया? ओनरशिप भी और फिजिकल डिलीवरी भी। आई होप ठीक है बात? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड सोल्ड। सेंट एंड सोल्ड, ठीक? तो अगर मैंने माल भेजा है, अगर मैंने माल भेजा है, अभी एक बात बताता हूं मैं आपको 5 मिनट बाद। अगर मैंने माल भेजा है
तो बेशक इसके पास पड़ा हुआ है, बेशक इसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड और विद कंसाइनी। आई होप समझ में आ रही है बात। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें एक दो बार पॉइंट आए थे कंसाइनमेंट के, मैंने बताया था कि रेलिवेंट जगह जाकर बताऊंगा, ये वो रेलिवेंट जगह है। अब फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं उसमें, हिंदी करो जरा इसकी। कंसाइनर क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड। इन हैंड का मतलब क्या? जो मेरठ में मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका मालिक मैं हूं। और ये क्या है? विद कंसाइनी, जो मुंबई में माल पड़ा हुआ है जिसका मालिक भी मैं ही हूं। क्लियर है बात? मेरी ओनरशिप है तो मेरी ही बैलेंस शीट में आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेरे पास, ये है तो मेरा ही माल, मेरी बैलेंस शीट में आएगा, मेरी एसेट है, लेकिन दिस इज अ स्टॉक विच इज हेल्ड विद द कंसाइनी। बोलो बेटा, कंसाइनी जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला दिखाएगा? ये दिखाएगा, दोनों दिखाएगा? बोलो बेटा, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। ओनर कहां है भाई? वो ही इज नॉट द ओनर। कंसाइनी अपनी बैलेंस शीट में कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। बोलो बेटा, कंसाइनी इज ओनली एक्टिंग एज एन एजेंट। द रिलेशनशिप, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैं मालिक हूं और वो मेरा एम्प्लॉय है, काइंड ऑफ एम्प्लॉय, एजेंसी रिलेशनशिप है। हां, जो मेरे लिए काम कर रहा है उसे बदले में क्या दिलवा दीजिएगा? कमीशन दे देंगे या तनख्वाह दे देंगे, सैलरी दे देंगे। क्या इसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दीजिएगा? नहीं। ही इज नॉट द पार्टनर, पार्टनर नहीं है, को-वेंचरर नहीं है, वो तो चैप्टर खत्म हो गया। खैर, ही इज एन एजेंट एंड विल बी एंटाइटल्ड फॉर कमीशन और सैलरी एंड इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आई होप ये सारी बात क्लियर हो गई है। बोलो बेटा, दो चार बातें बताई मैंने। कंसाइनमेंट सेल्स, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू customers through an agent, so it is called consignment sales. The person who sends the goods, consigner, and the person to whom the goods is sent, the relationship between the consigner and consignee is that of principal and agent, and the consignee is only entitled to salary or commission and is not entitled to share of profit. Clear है बात? बोलो बेटा, जितना भी रिस्क होगा, जितना भी रिस्क होगा इस पूरी ट्रांजैक्शन में, वो कौन बेयर करेगा? डेफिनेटली कंसाइनर बेयर करेगा। डेफिनेटली दैट लॉस हैज टू बी बोर्न बाय द कंसाइनर। कंसाइनी का क्या मतलब है? ठीक है सर, भेज दो, खराब हो गया तो आपका, बिक गया तो आपका, बच गया तो आपका। मुझे तो जो मेरी मेहनत हो उसके बदले में जो मुझसे आप तय करोगे वो मुझे दिलवा देना। क्लियर है बात? ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्या देना पसंद करोगे कंसाइनी को? सैलरी या कमीशन? क्यों सैलरी क्यों नहीं? मतलब मुंबई बैठा है, कहां तक कंट्रोल करोगे उसे? काम कर रहा है या नहीं कर रहा? मैंने कहा उसे भाई आपको तनख्वाह मिलेगी 10,000 रुपये महीना, वो काम ही नहीं करेगा। और यहां बैठकर मेरे लिए कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन है। वो आएगा ही सुबह 12 बजे, 5 बजे दुकान बंद करेगा, चल देगा। कोई ग्राहक आएगा तो उसे ठीक से शायद एंटरटेन भी ना करे। अब मुझे क्या, बिक रहा है बिक जाए, ना बिकता हो ना बिके, मुझे तो 10,000 रुपये फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो बेटा, ठीक ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं कहूंगा ना ना तनख्वाह मनका कुछ नहीं मिलेगी, वी विल गिव यू कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। जितना माल बेचोगे उतना अधिक आपका पे आउट बनेगा। तो ये अब पूरे भरपूर प्रयास करेगा माल बेचने का।
ये भरपूर प्रयास करेगा। जो सुबह कोई बोल रहा है जी मैं सुबह 6 बजे हाँ जी पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, दुकान खोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। क्यों? अच्छा पता है जितनी ज्यादा सेल करेगा उतना ही ज्यादा इसका कमीशन पे आउट बन जाएगा। ठीक, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, मेहनत और रिवॉर्ड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा, इसे मालूम है, तो आपको इसको पुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात भी? यस। तो डेफिनेटली हम इसे हमेशा कमीशन देना पसंद करेंगे। एट टाइम्स ऐसा होगा कि भाई चलो तुम्हारी तनख्वाह 2000 तो तनख्वाह रहेगी फिक्स और बाकी कमीशन, लेकिन सिर्फ सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती। सिर्फ कमीशन तो हो सकता है, सैलरी प्लस कमीशन भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती। आई होप ठीक है इतनी बात? बोलो बेटा। चलिए, ये थी एक बात, यहां पर कुछ बातें, कुछ टर्म्स मैंने आपको यहां पर क्लियर की। और सुनिए, देखें हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये यहाँ पर आपके पास है, बुढ़ाना गेट पर, गोकुल स्वीट्स के पीछे। बुढ़ाना गेट पर है भैया, बुढ़ाना गेट। हाँ वहीं आके फ़ोन कर लेना फिर आप। भैया मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, ये क्लास में बिज़ी हूँ, मैं क्लास में हूँ इस टाइम। आप एवी चौराहे पर आके फ़ोन कर लीजिएगा, बता दूँगा मैं। हाँ जी जी बेटा। सुनिए दोबारा से, और डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं अब पूरी ट्रांजैक्शन की। मेरा उद्देश्य सिर्फ आज की क्लास में ये है कि आपको वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरियस टर्म्स क्लियर हो जाएं, जिससे जब अल्टीमेटली क्वेश्चंस पर पहुंचे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। सुनिए, तो यहां पर कंसाइनर इज राम ऑफ मेरठ सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम था बेटा, लेट्स से श्याम, ये लो जी, श्याम ऑफ मुंबई। अब जब यहां पर राम गुड्स भेजने वाला है, गुड्स सेंड, लेट्स से 1 लाख का माल भेजा, 1 लाख का माल इसने पैक कर दिया कि ये कहां भेजना है, मुझे कंसाइनी के पास भेजना है। ठीक, अब जब कंसाइनी के पास भेजेगा माल, तो उस पार्सल में जितने गुड्स पैक किए हैं उसकी डिटेल्स बनाकर भेजेगा ना, कुछ ऐसे शायद कि भाई सीरियल नंबर, डिटेल्स, क्वांटिटी, रेट और लेट्स से अमाउंट। ये आइटम है, इसके 20 पीस हैं, 400 रुपये रेट से 8000 रुपये। ये और आइटम है, इसके 10 पीस हैं, 50 रुपये से 500 रुपये। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 लाख। होगा कि नहीं होगा? भाई माल भेज रहा है, उसे बेचना भी तो है अगले को, उसे पता तो होना चाहिए, मैच भी तो करना है उसे, रास्ते में कोई चोरी तो नहीं हो गया। तो 1 लाख की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाकर साथ में भेजेगा पार्सल के। नाउ दिस इज कॉल्ड इनवॉइस। इनवॉइस ही तो है, बोलो बेटा। नहीं, गलती हो गई। इनवॉइस तो तब बनता है जब माल बेचते हैं आप।
माल बेचा कहाँ है? माल बेचा नहीं है, आपने माल भेजा है, आपने बेचा नहीं है, आपने माल, गुड्स आर नॉट सोल्ड, गुड्स आर सेंट टू द कंसाइनी। तो डेफिनेटली ये इनवॉइस तो नहीं है, लेकिन इनवॉइस जैसा है। बोलो बेटा, तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम? इनवॉइस जैसा। क्लियर है बात? इनवॉइस बात हुई क्या, कोई नाम है वैसे लिखेंगे क्या? इनवॉइस जैसा। कोई अच्छा सा नाम बताओ। इनवॉइस जैसा, लाइक इनवॉइस नहीं नहीं नहीं, सेम एज इनवॉइस नहीं, परफॉर्मा इनवॉइस। हाँ सर, ये अच्छा नाम है। बेटा समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है? बोलो बेटा, क्या कहेंगे इसे? परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय, बोलो बेटा, ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में। परफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी, in which the description, quantity and rate of the goods sent is mentioned. I hope ठीक है बात? बोलो बेटा। तो कंसाइनर ने क्या किया? माल पैक किया, परफॉर्मा इनवॉइस, हर क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए जहन में, व्हाट इज परफॉर्मा इनवॉइस? इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस जैसा ही एक डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनर ने बनाकर भेजा कंसाइनी को। क्लियर है बात? माल भेजा, साथ में क्या भेज दिया? परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर भेज दिया। अब जब माल भेजेगा तो बड़े सारे खर्चे भी कंसाइनर के हो गए, जैसे लोडिंग 5000, लोडिंग मतलब ट्रक में माल लोड कराया। अभी रेलवे स्टेशन भेजना है ना, वहां से माल जाएगा, यहां से ट्रक में माल लोड कराया। यू नीड टू विजुअलाइज द थिंग्स, रटना पड़ेगा वरना बाद में, इसलिए आप आराम से समझिए, आपके दिमाग में ना जहन में बैठ जाए कि हो क्या रहा है, पिक्चर चलनी चाहिए पूरी। तो आपने क्या किया? लोड किया माल को, भाड़ा दिया 5000 रुपए उसका। फिर आपने क्या किया? आपने इंश्योरेंस भी करा डाला। भाई महंगे माल थे, रास्ते में कुछ टूट फूट चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस भी करा डाला 2000 रुपए का। उसके अलावा आपके कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी हो गए 3000 के। कितना कुल मिला के खर्चा हुआ? बोलो बेटा, 10,000। खर्चा कितना हो गया? 10,000 का खर्चा हो गया। ये खर्चा कौन पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं माल भेज रहा हूं बॉम्बे, पैक कर दिया, जो जितना भी ऊपर का खर्चा इसका आया मिसलिनियस, वो सारा खर्चा मैं पे करने वाला हूं, यानी कंसाइनर पे करने वाला है। चलो जी ठीक है। माल को हमने यहां पर, दिस इज लाइक व्हाट इज पेड बाय कंसाइनर, कोई डाउट ही नहीं है किसी को भी। पहुंच गया माल रेलवे स्टेशन, और इसके बाद माल निकल गया यहां पर मुंबई के लिए। अब बेटा क्या होगा? अब माल पहुंच गया कहां बेटा? बोलो बेटा, ये माल पहुंचेगा, ये लो, मुंबई रेलवे स्टेशन। बेटा दिख रहा है आपको मुंबई रेलवे स्टेशन? बोलो बेटा, ये लो, हाँ ये लो, रेलवे ट्रैक भी है। अरे समझो ना, हाँ आएगी ट्रेन भी, नालायक। लो ट्रेन भी आएगी, ट्रेन भी आएगी। मालगाड़ी तो आएगी नालायक। फीलिंग आ रही है ट्रेन की? नहीं आ रही है? अरे चलो ठीक है, मान लो। तो क्या हुआ जी? माल पहुंच गया कहां पर? रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन। और वहां से क्या होगा बेटा? जो आपने माल डिस्पैच किया था, ये ट्रेन यहां पहुंची मालगाड़ी, और यहां से बेटा मुंबई रेलवे स्टेशन से आगे निकलेगी,
पटरियों से उतर जाएगी, गली मोहल्ले में घूमती हुई यहाँ पहुँचेगी और यहाँ आकर सीटी मारेगी, उतार लो माल आ गया, माल उतार लो, माल आ गया, यही होगा ना बेटा? बोलो बोलो बेटा, वहीं पहुँचेगी, गेट पर घंटी बजाएगी, उतार लो, आ गई हूँ मैं। नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। माल यहीं पर आकर रुक जाएगा। क्लियर है बात? और जब यहाँ पर आकर माल इसमें पड़ा हुआ है मालगाड़ी में, तो यहाँ पर आकर फिर बड़े सारे खर्चे और होने वाले हैं। जरा बताना कौन कौन से? जैसे सबसे पहले बताना मुझे अब एग्जैक्टली यही वर्ड मुझे निकालना था, अनलोडिंग। 4,000 रुपये अनलोडिंग में लग गए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से मुंबई जो वेयर हाउस है वहाँ तक माल भेजना है, कुछ फ्रेट लग गई, लेट्स से 2,000 रुपये। बोलो बेटा, कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी आ गए। कोई यहाँ पर क्या कहते हैं ना उसे, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का टिकट लेना पड़ा, या कुछ और भाड़ा वाड़ा देना पड़ा, या कुछ और टैक्स देने पड़े, पर्ची कटवानी पड़ी, 1,000 रुपये। बेटा कितने हैं ये? हाँ, 7,000 रुपये और खर्चा हो गया। कौन पे करेगा भाई? देखो क्या करेगा, कंसाइनर ने माल भेजा, कंसाइनर इज द ओनर, खर्चा सारा उसी को उठाना है। माल भेजेगा बेटा, जैसे ही माल भेजेगा अगली गाड़ी पकड़कर खुद निकल जाएगा मुंबई के लिए, ठीक। जैसे जैसे माल पहुंचेगा उसके पीछे पीछे अगली गाड़ी से ये आ रहा होगा, फिर ये बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं देता हूँ पैसे। ये 7,000 रुपये यहाँ पर देगा और अगली गाड़ी पकड़कर वापस आ जाएगा मेरठ की तरफ। बेटा यही तो होगा, बिकॉज कंसाइनर को ही खर्चे पे करने हैं। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये गलतियाँ करोगे, अगर मैं नहीं बताता तो गलतियाँ करते आप। कंसाइनर कैसे पे करेगा भाई? बॉन्ड तो करना है कंसाइनर को, अल्टीमेटली बर्डन तो कंसाइनर के ऊपर आएगा, लेकिन पे कौन करेगा? क्लियर है बात? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सन हु मेक्स द पेमेंट, पर्सन हु बेयर्स द पेमेंट, ऑन द पेमेंट। आपने फीस पे की, लाकर जरूर दी है आपने ऑफिस में यहां पर, लेकिन बर्डन किसके ऊपर आया है? बोलो बेटा, पेरेंट्स के ऊपर। क्लियर है बात? पेमेंट जरूर आपने किया है, यानी कि ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं विल बी पेड बाय कंसाइनी, लेकिन बॉर्न बाय कंसाइनर। यानी क्या होगा? लॉजिकली फोन कर दूंगा मैं फोन कर दूंगा मैं कंसाइनी को, मैंने कहा भाई साहब वो माल निकाल दिया है मैंने आपका, और ट्रेन से निकाला है, कल सुबह पहुंच जाएगा, कृपया करके उसे उतार लेना। कंसाइनी का जी पैसे वैसे कैसे? बड़े कोई बात नहीं, आप पेमेंट कर देना, हम हिसाब किताब बना लेंगे आपका बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूंगा। आप फिलहाल पे कर देना 7,000 रुपये, आई विल बियर दोज एक्सपेंसेस। आप जो पे करोगे मैं वो रीइंबर्स वापस लौटा दूंगा या हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? बोलो बेटा, ठीक है ठीक है। माल पहुंच गया कहां पर बेटा? मुंबई वेयर हाउस। आई होप ये पूरी क्लियर हो रही होगी आपको इमेज, है ना, क्या क्या कब कब हो रहा है। वरना होता क्या है, कई बार खर्चे कंसाइनर के हैं, आप इसकी एंट्रियाँ गलत कर दोगे सबकी। इसलिए जहन में क्लियर है होना चाहिए आपके कि यहाँ पर कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस पर सारे खर्चे कंसाइनी ही पे करेगा, और पेमेंट का मतलब बॉर्न करना नहीं होता। ऐसा हो सकता है यहां पर पे कौन कर रहा है और बॉन्ड कौन कर रहा है? बर्डन भी कंसाइनर के ऊपर है, लेकिन यहां पर पेमेंट किया कंसाइनी ने, बॉन्ड बाय कंसाइनर। चलिए अब यहां पर मुंबई में ये जो वेयर हाउस है, यहां के भी बड़े खर्चे हैं,
रेंट देना पड़ा 2000, कोई स्टाफ था 3000 का, और अदर एक्सपेंसेस थे 1000 के, कुल मिलाकर 6000। कौन पे करेगा? बोलो बेटा। पेड बाय कंसाइनी। और इन्हें कौन बॉन्ड करेगा? इज अगेन बॉन्ड बाय कंसाइनर। बोलो बेटा। सब काम कंसाइनर का ही तो है ये। दिस इज एज गुड एज ब्रांच। कंसाइनर ने मैंने अपनी ब्रांच खोली हुई है यहाँ पर, तो खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा, कंसाइनी नहीं उठाएगा। तो दिस इज अगेन बॉर्न बाय कंसाइनर। सर ये दोनों एक जैसी ही तो बात हो गई। बोलो बेटा, इन दोनों में फर्क बताओ। फर्क है? फर्क है। अकाउंटिंग में दिक्कत करेंगे ये, इसलिए मैं पहली मेहनत कर रहा हूं उसके ऊपर। दोनों में फर्क है। जरा बताओ क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? वैसे दोनों ही खर्चे कंसाइनी ने पे किए, कंसाइनर को बेयर करने पड़ेंगे, लेकिन इन दोनों में फिर भी कुछ लाइन ऑफ डिफरेंस है जो मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं मेरे को। आपको क्या समझ में आ रहा है जी? अच्छा चलो, और ये मतलब एक ही बार जब माल आएगा जब करना पड़ेगा या नहीं? चलो बेहतर। और कुछ? ये वाले ये रेंट वाले हाँ और ये सर उसी बेसिस पे दे रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, गुड। और ठीक है, सही सही बोल रहे हैं। और कुछ नज़र आ रहा हो फर्क आपको? देखिए ठीक कह रहे हैं, मैं इसी बात को थोड़ा पॉलिश करके बोल रहा हूँ बस। ये जो खर्चे हैं, दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। बार बार नहीं होंगे, बार बार नहीं होंगे। जब जब माल आएगा, महीने में एक बार माल आया तो एक बार होगा, 6 महीने में एक बार भी नहीं आया तो एक बार भी नहीं होंगे। क्लियर है बात? क्या कहा मैंने इनको? मैंने इनको नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। बोलो बेटा, दीज आर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। रीअकर नहीं होते, बार बार नहीं होते। एक बार जब माल आएगा तभी अनलोडिंग होगी, तभी उस पर भाड़ा पे किया जाएगा, और तभी गोडाउन तक माल को लाने के खर्चे। हिंदी कर पा रहे हो? समझ में आ रही है ना बात? वो नहीं बताएगा आपको रेकरिंग है नॉन रेकरिंग है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये खर्चा गोडाउन तक हुआ या नहीं हुआ? जो खर्चा माल को गोडाउन तक लाने के लिए हुआ, दैट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। और ये कौन सा है? ये हो गया जी रेकरिंग एक्सपेंस। ये हो गया मेरे पास यहां पर रेकरिंग एक्सपेंस। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विशिए। पूरे क्वेश्चन की रूपरेखा बदल देगा ये। रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, फिर सुन लो, सारे खर्चे आर पेड बाय कंसाइनी एंड बॉर्न बाय कंसाइनर। ठीक, एक ही बात है, लेकिन इनमें बिहेवियर में फर्क है कि दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। वो खर्चे जो गोडाउन तक किए गए, गोडाउन तक माल को लाने के लिए किए गए, वो एक ही बार होंगे और नॉन रेकरिंग इन नेचर होंगे। लेकिन गोडाउन के बाद जो खर्चा हुआ वो सारे रेकरिंग हैं, बार बार होंगे, हर महीने होंगे। क्लियर है बात? बोलो बेटा, ये कौन से हैं, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? बोलो बेटा, ये हमेशा नॉन रेकरिंग होंगे। ऑल द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, all the expenses paid by consigner are always non recurring। ये recurring और non recurring का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा? expenses which are paid by, बेटा बोलो ठीक है,
कंसाइनर के खर्चे लिख दिए उसने, अदर एक्सपेंसेस 5000। आप मत पूछना मुझसे सर ये रेकरिंग है, नॉन, होते ही नहीं रेकरिंग। कंसाइनर के खर्चे ही हमेशा कौन से होंगे? नॉन रेकरिंग। क्लियर है? तो जो नॉन रेकरिंग का ट्रीटमेंट होता हो वही कर डालना उसका। हाँ, जब कंसाइनी के खर्चे आएंगे तब जरूर वी नीड टू टेक अ कॉल वेदर दीज एक्सपेंसेस आर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग इन नेचर। क्लियर है बात? क्यों? वो जरूरत इसलिए पड़ेगी, इसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा, इसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। क्या और कैसे, वो बात की बात है। ठीक, इसलिए वी नीड टू डिस्टिंग्विश वेदर द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी आर रेकरिंग और। बेटा आई होप यहां तक की बात क्लियर है। माल पहुंच गया है मुंबई गोडाउन में, वेयरहाउस में, ऑफिस में, एंड तैयार है बिकने के लिए। ठीक, अब क्या हुआ? अब अल्टीमेटली द गुड्स आर सोल्ड, माल बेचा गया। ये लो, कस्टमर्स आए एंड द गुड्स आर सोल्ड टू वेरियस कस्टमर्स फॉर ₹2 लाख। मान लेते हैं 2 लाख में, फिलहाल मान लेते हैं सारा माल बेच दिया, अलग अलग ग्राहक आते गए और माल बेचते गए, कुल मिलाकर सारा माल 2 लाख रुपए में बेच दिया। 2 लाख रुपए में बेच दिया। क्या लगता है आपको, ये जो ग्राहकों को आपने माल बेचा एजेंट ने, वो सारे ग्राहक मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते जाएंगे हाथ के हाथ? मुझे बोलो, बताओ भाई कौन है कंसाइनर, कौन है? लाओ बताओ। पैसे ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट में या भिजवा देते हैं? ऐसे ही होगा ना? तो फिर क्या होगा? उन्हें क्या पता भाई, कस्टमर को क्या पता कौन कंसाइनर कौन कंसाइनी? कस्टमर ने इससे माल लिया और हाथ के हाथ क्या करेगा बेटा? पेमेंट भी दे देगा। बोलो बेटा, कैश रिसीव हो गया, ऐसे ही तो होगा। कैश सारा किसके पास पड़ा हुआ है अब? कंसाइनी के पास। कंसाइनी ने इस पर कमीशन बना उसका, लेट्स से 5% के हिसाब से 5% ऑन सेल 10,000। क्लियर है? अब एजेंट क्या करेगा? एजेंट 2 लाख रुपया भेज देगा, कहां पर? मेरे अकाउंट में। सर ये लो, ये 2 लाख रुपए आए हैं सेल के, ये रख लीजिए। और फिर मैं क्या करूंगा? मैंने पूछूंगा उससे, अच्छा तुम्हारा कमीशन कितना बना? फिर मैं वो 10,000 रुपये उसे मैं भेजूंगा। यही होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। जानते हो क्या होगा? यहां पर एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने कैश भेज दिया मुझे, कैश सेंड कर दिया मुझे 1,77,000। 1,77,000 रुपये कैश एजेंट ने मुझे भेज दिया। ओ भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मैं तो भड़क ही गया। मैंने कहा भाई शाम, तुमने कितने का माल बेचा? बोला सर 2 लाख का। मैंने, तुम्हें शर्म ना आई? 2 लाख का माल बेचा, 1,77 मुझे दे रहे हो, बाकी सब बेच खाए, कुछ तो शर्म कर लेते। कितना विश्वास किया था तुम्हारे ऊपर मैंने। बोला नहीं साहब, गलत क्या समझ रहे हो? जब 2 लाख का बेचा तो ये 1,77 भेज रहे हो, ये क्या बात हुई? बोला सर सुनो सही। मैंने हाँ बताओ, चलो क्या? बोला सर देखो, हमने सेल की कितने की? 2 लाख की। इसमें से मैंने अपना कमीशन रोक लिया, कितना? 10,000। इसमें से मैंने अपने एक्सपेंसेस जो मैंने पे किए थे, वो बर्डन तो आपको ही देना सर, देखो आपको देना, आपने प्रॉमिस किया था। हाँ तो फिर सर वो मैंने वो खर्चे भी काट लिए, कितने? 13,000। कितने बचे? सर ये 1,77 मैंने इस हिसाब से भेजे। ओ ये बात है, शाम पहले बोलते खामखा इतनी गालियां दे दी मैंने आपको। कैश के साथ साथ ये पर्ची बनाकर भेजते ना। ओ जो गलती हो गई, ये जो पर्ची है किसने बनाई है? बोलो बेटा। इज कॉल्ड
अकाउंट सेल। बोलो बेटा, इज कॉल्ड अकाउंट सेल। अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय जी, हाँ जी, कहाँ थे हम? तो अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी इन विच द अमाउंट ऑफ सेल डिडक्टिंग देयर फ्रॉम कमीशन एंड एक्सपेंसेस शोइंग द अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी एंड सेंड टू द कंसाइनर। क्लियर है बात? क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे अकाउंट सेल। जो कंसाइनर ने बनाकर भेजा था वो क्या था? परफॉर्मा इनवॉइस। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। सो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ हाउ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड। क्लियर है बात? कंसाइन, तो कंसाइन का मतलब होता है भेजना, कंसाइन का मतलब होता है टू सेंड, और यहां पर हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स की बात करने वाले हैं। तो अब मैं जानना क्या चाहता हूं, मैंने कहा भाई यार ये मुंबई माल भेजा था, इतनी हेडेक ली मैंने, खर्चा किया, एजेंट अपॉइंट किया, उसके खर्चे। नाउ वी वांट टू असर्टेन कि भाई इस सब पर कुछ मुनाफा हुआ भी या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना मुनाफा हुआ। यानी वी वांट टू डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सच कंसाइनमेंट, जिसके लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट निकालने का प्रयास करेंगे। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैं चाहूँगा इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, बनाइए, इस पूरी स्टोरी को ड्रॉ करिए बुक में ही अपोजिट साइड पर। काम आएगी बहुत सारी चीज़ें जब बनाओगे एक बार हाथ से ना, तो थोड़ा आपको रिलैक्स भी महसूस होगा। करिए फटाफट से। थोड़ी सी और बात पढ़ेंगे फिर इसी के बारे में भी। करो बेटा। बेटा एनालाइज करिए ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से, सब चीज़ बहुत रेलिवेंट है जितनी बताई हैं। ये क्वेश्चन से पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं, वो एजेंट इसलिए नहीं होता कि हम माल उन्हें नहीं भेजते, है ना, उन्हें बेचते नहीं है माल हम, वो बिकवाते तो हैं लेकिन भेजते उन्हें नहीं है, हम भेजते सीधे कस्टमर्स को हैं, तो वो कंसाइनमेंट नहीं होगा।
करिए बेटा नोट फटाफट से। बहुत सारी टर्म्स इसमें अभी और हैं जो डिस्कस करनी है मेरे को। द ट्रू मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, जिसमें बहुत सारी डिटेलिंग मैंने आपके साथ कर दी है, छोटी छोटी टर्म्स बहुत सारी डिस्कस कर दी हैं। कंसाइनर, कंसाइनी, परफॉर्मा इनवॉइस, अकाउंट सेल्स, रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। एक स्टॉक का पॉइंट मैंने अभी इग्नोर किया है। फिलहाल मैंने ये मान लिया कि जितना माल कंसाइनर को आपने भेजा, कंसाइनी को आपने भेजा था वो सारा कंसाइनी ने बेच दिया। अगर बच जाता तो क्या, उसकी बात करेंगे हम अभी। अच्छा, वो बता सकता है मुझे कितना कुल मिलाकर मुनाफा आपको नजर आ रहा है इसमें? हाँ जी, 77,000, 67,000 है। 177 आए मेरे पास, 10 मेरा खर्चा भी तो है अभी, 167,000, 1 लाख का माल था। तो कुल मिलाकर जब कल को खाता बनाएंगे तो 67,000 का प्रॉफिट आएगा। यहां तो नजर आ गया मुझे, लेकिन कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती तो शायद प्रॉब्लम आती, तो इसलिए वहां पर जरूर हम कवर करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट्स एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच कंसाइनमेंट। चलिए इतना करें, इसके आगे की चर्चा अकाउंटिंग पार्ट हम शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।